तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो चैंग फैंग होता है वो यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर, अभी आपकी जो इंजरी है वो पूरी तरह से हील नहीं हुई है, इसीलिए पहले आपको हील होने का इंतजार करना होगा, जिसके बाद हम दोनों अंकल हान को ढूंढने के लिए जाएंगे। जो सुनकर अब जो यूनर होती है वो भी फुल जोश में आते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि हाँ, तुमने सही कहा, मुझे यकीन है कि फादर पूरी तरह से ठीक हो गए, तो इसीलिए पहले मुझे अपनी इंजरी को हील करना चाहिए, जिसके बाद हम दोनों फादर को ढूंढने के लिए जाएंगे। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो यूनर को मेडिसिन देते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर यूनर, ये मेडिसिन है तो आप इसे पी लीजिए, जिसे पीने के बाद आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। जो सुनकर अब जो यूनर होती है वो भी उस मेडिसिन को पीने लगती है, और वो उस मेडिसिन को पीते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि मुझे जल्द से जल्द हील होना होगा, क्योंकि मैं अब ज़्यादा दिनों तक फादर का इंतजार नहीं कर सकती। और अब यूनर को मेडिसिन पीता हुआ देखकर जो चैंग फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे अभी के अभी अंकल हान को ढूंढने के लिए जाना होगा, क्योंकि मैं सिस्टर यूनर के हील होने का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे जल्द से जल्द उन्हें ढूंढ कर वापस लाना होगा, और अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, जो कि उसके जिम्मेदार है। और चैंग फैंग के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो एल्डर्स यू के पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो एल्डर्स यू के पास में आ चुका होता है, जिसे देखकर अब जो एल्डर्स यू होता है वो चैंग फैंग से बोलते हैं, चैंग फैंग क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों आ गए? क्या तुम अपनी उस लिटिल गर्लफ्रेंड का ध्यान नहीं रखोगे, क्योंकि अभी उसकी इंजरी पूरी तरह से ही नहीं हुई है। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो एल्डर्स यू से बोलता है कि एल्डर्स यू, सिस्टर यूनर अभी सोने के लिए चली गई है, और मुझे अभी आपके लिए एक हेल्प चाहिए, क्योंकि मुझे अंकल हान को ढूंढने के लिए जाना है, तो मैं चाहता हूँ कि इस पीरियड में आप सिस्टर यूनर का ध्यान रखो। जो सुनकर जो एल्डर्स याओ होते हैं वो चैंग फैंग से बोलते हैं कि इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, मैं उसका ध्यान रख सकता हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम क्यों इतनी जल्दी सेक्ट से बाहर जा रहे हो। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो एल्डर्स याओ को बताता है कि एल्डर्स याओ, आप जानते ही हो कि जो अंकल हान है वो गायब हो चुके हैं, और मैं जल्द से जल्द उनके बारे में पता लगाना चाहता हूँ कि आखिर उन्हें क्या हुआ है, तो उसके लिए मुझे यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। जो सुनकर अब जो एल्डर्स याओ होते हैं वो चैंग फैंग से बोलते हैं कि चैंग फैंग, वैसे तो मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ में जाकर एल्डर हान को ढूंढवाऊँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो एल्डर्स याओ से बोलता है कि एल्डर्स याओ, मैं आपकी मजबूरी को जानता हूँ, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आप मेरे साथ में जाओ, बस मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर सिस्टर यूनर का ध्यान रखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे यहाँ से जाने के बाद सिस्टर यूनर को कोई भी प्रॉब्लम हो। जो सुनकर अब जो एल्डर्स याओ होते हैं वो भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो चैंग फैंग से बोलते हैं कि ठीक है, मैं उस लिटिल गर्ल का ध्यान रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि तुम्हें 1 महीने के अंदर अंदर इस एक्ट में वापस आना होगा। और अब 1 महीने का नाम सुनकर जो चैंग फैंग होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो थोड़ा परेशान होते हुए एल्डर्स याओ से बोलता है कि एल्डर्स याओ, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, मुझे 1 महीने के अंदर ही वापस क्यों आना होगा, मैं कुछ समझा नहीं। जो सुनकर जो एल्डर्स याओ होता है वो अब चैंग फैंग को बताते हैं कि लगता है कि शायद तुम भूल चुके हो, 1 महीने बाद जो यहाँ पर न्यू कॉमर डिसाइपल है उन सभी के बीच में एक टूर्नामेंट होगा, जिसके अंदर से जो पावरफुल डिसाइपल होंगे उन्हें चुना जाएगा। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो बहाना बनाते हुए एल्डर्स याओ से बोलता है कि एल्डर्स याओ, न्यू कॉमर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मेरा कोई भी प्लान नहीं है, और मैं उसके पीछे अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे लिए अंकल हान को ढूंढना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो सुनकर अब जो एल्डर्स याओ होता है वो चैंग फैंग से बोलते हैं कि चैंग फैंग, मैं जानता हूँ तुम्हारी अभी की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और तुझ में उस कंपटीशन में अंदर इंटर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम उसे काफ़ी आसानी से जीत सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर तुमने इस न्यू कॉमर कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया तो तुम ओवरऑल लिस्ट की जो रैंकिंग है उसमें नहीं आ पाओगे, जिस कारण तुम्हें कल्टीवेशन के अच्छे रिसोर्सेज भी नहीं मिल पाएंगे। और अगर तुम्हारे पास कल्टीवेशन के अच्छे रिसोर्सेज नहीं होगे तो तुम भी जानते हो कि तुम फ्यूचर में इतने पावरफुल नहीं बन पाओगे, तो अगर तुम फ्यूचर में पावरफुल बनना चाहते हो तो तुम्हें खुद को पावरफुल बनाना होगा, क्योंकि अगर एल्डर हान को कुछ भी हुआ तो होगा तो तुम्हें उसका रिवेंज भी तो लेना है। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो भी एल्डर्स याओ से बोलता है कि एल्डर्स याओ, मैं आपकी बात को समझ गया, तो ठीक है, मैं अब माउंटेन के अंदर जा रहा हूँ, और मैं 1 महीने के अंदर अंदर ही वापस आने की पूरी कोशिश करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस कंपटीशन से पहले ही आ जाऊँ। जो सुनकर जो एल्डर्स याओ होते हैं वो मुस्कुराते हुए चैंग फैंग से बोलते हैं कि मुझे पता है कि नहीं कि तुम टाइम से आ जाओगे, क्योंकि तुम कभी भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी को नहीं खोना चाहोगे, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि माउंटेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है, तो तुम्हें उनसे बचकर रहना होगा। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और वो वहाँ से जाते हुए एल्डर्स याओ से बोलता है कि एल्डर्स याओ, आपकी एडवाइस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस चीज़ का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखूँगा। और चैंग फैंग के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो एल्डर रैनी ओजी के पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो बैठे हुए कल्टीवेशन कर रही होती है, लेकिन तभी एक टोकन उड़ते हुए डायरेक्ट उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर अब जो रैनी ओजी होती है वो भी अपनी आंखों को खोल लेती है। और अब उस टोकन को देखने के बाद जो रैनी ओजी होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि लगता है कि मेरे बंदों ने मेरे पास कोई न्यूज़ भेजी है, तो चलो देखते हैं कि आखिर उन्होंने इस बार कौन सी न्यूज़ भेजी है। और अब इतना बोलकर जो रैनी ओजी होती है वो जैसे ही उस टोकन को टच करती है उसके सामने एक काफ़ी बड़ी स्क्रीन आ जाती है, जिस पर कि जो चैंग फैंग होता है वो सेट से बाहर निकल कर उड़कर जा रहा होता है।
जो देखकर अब जो रैन यूजी होती है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि ये लिटिल बास्टर्ड इतनी जल्दी इस एक्ट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब रिवेंज लेने का टाइम आ चुका है और इस बार मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाली, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। लेकिन इस बार मैं इसे एक्ट के अंदर जिंदा वापस नहीं आने दे सकती, इस बार मुझे कुछ भी कर इसे मारना ही होगा। और अब इतना बोलकर जो रैन यूजी होती है वो अपने ओरा को बाहर निकालने लगती है और इससे पहले कि वो अपने रूम के अंदर से बाहर निकल पाती है, उसे अपने रूम के अंदर से किसी की आवाज़ आती है जो कि रैन यूजी से बोलता है कि अगर वो सेक्ट के अंदर वापस नहीं आएगा तो याद रखना तुम भी सेक्ट के अंदर वापस नहीं आ पाओगी। और अब इस आवाज़ को सुनकर जो रैन यूजी होती है वो गुस्से में पीछे की तरफ देखते हुए बोलती है कि आखिर वहाँ पर कौन छुपा हुआ है, जल्दी से बाहर आओ। और इतना बोलकर जो रैन यूजी होती है वो अपने मन में सोचती है कि मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरे रूम के अंदर कोई छुपा हुआ है। और रैन यूजी के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एक पर्सन पर्दे के पीछे से निकलकर सामने आने लगता है। और रैन यूजी के सामने आते हुए उसे बोलता है कि रैन यूजी पता नहीं कितना टाइम बीत गया, लगता है कि 8 साल बीत चुके हैं लेकिन तुम अभी तक भी नहीं बदली। और अब उस पर्सन को अपने सामने देखकर जो रैन यूजी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। वो शौक होते हुए बोलती है कि तुम तो किंग वू के सर्वेंट अंकल वू हो, लेकिन तुम आगे जिंदा कैसे हो, मुझे तो लगा था कि तुम मर गए थे। और अब हमें रैन यूजी की बात से पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं है बल्कि ये जो चैंग फैंग का मास्टर था उसका सर्वेंट है। और इतना बोलकर अब जो रैन यूजी होती है वो अंकल वू की तरफ देखने लगती है और वो अंकल वू की तरफ देखते हुए शौक होकर बोलती है कि मैं तो इसकी स्ट्रेंथ को चेक ही नहीं कर पा रही, आखिर ये किस लेवल पर है। और रैन यूजी की अब इस बात को सुनकर जो अंकल वो होते हैं वो मुस्कुराते हुए रैन यूजी से बोलते हैं कि रैन यूजी मैं अभी इतना ओल्ड भी नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम सच में मुझे मारना चाहती हो। जो सुनकर जो रैन यूजी होती है वो थोड़ा घबराते हुए अंकल वू से बोलती है कि अंकल वू आप ये किस तरह की बातें कर रहे हो, जब किंग यू के साथ में एक्सीडेंट हुआ था तो आप उस टाइम पर डिसअपेयर हो गए थे, तो मुझे इसीलिए लगा कि शायद आप भी उन्हीं के साथ में मर गए हो। मुझे नहीं लगा था कि मैं आपको इतने लंबे टाइम के बाद देख पाऊंगी, लेकिन सच में आपको देखने के बाद मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई है। और रैन यूजी की इस तरह की बातों को सुनकर जो अंकल वो होते हैं वो रैन यूजी को रोकते हुए उसे बोलते हैं कि अपनी मीठी मीठी बातों को मेरे साथ में करना बंद करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम किस तरह की पर्सन हो और मेरे पास में तुम्हारे साथ ये बेफालतू की बातें करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। जो सुनकर जो रैन यूजी होती है वो अंकल वू से बोलती है कि अंकल वू क्या आप यहाँ पर चैंग फैंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हो? अगर आप ऐसा करने के लिए आए हो तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आप हमेशा उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। जो सुनकर अब जो अंकल यू होते हैं उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने ओरा को निकालते हुए बोलते हैं कि अगर उसे लाइफ टाइम मेरी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ी तो मैं उसे खुद ही मार दूंगा। मैं बस उसे अभी के लिए प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके मास्टर ने मुझसे कहा था कि जब तक वो पावरफुल नहीं हो जाता तब तक मैं उसे छुपकर प्रोटेक्ट करता रहूँ, और जब तक वो पावरफुल नहीं होगा तब तक मैं उसे किसी को भी टच करने नहीं दूंगा। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि जब तक ये न्यू कॉमर कंपटीशन खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम चैंग फैंग को टच करने की भी कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और अब अंकल वू के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हमारा आज का एपिसोड होता है वो यही पे ही कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।